नमस्कार दोस्तों, मैं राजू चौधरी एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशन हब में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत पिछला हमारा टॉपिक था आधुनिक राजस्थान के इतिहासकार और साहित्यकार एवं उनके द्वारा लिखी गई कृतियाँ, और उस टॉपिक को हमने पूरा डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। और आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान की रीति रिवाज एवं राजस्थानी प्रथाएं। राजस्थानी रीति रिवाजों का जो स्वरूप है वो ग्रामीण अंचल में देखने को मिलता है। ग्रामीण अंचल ही इस रीति रिवाज की परंपरा को अभी तक संजोए हुए हैं और यह अभी तक ग्रामीण अंचल में ही दिखाई देती है। शहरों में यह हमारे जो रीति रिवाज थे वो लुप्त से हो गए हैं। तो आज शुरू करते हैं हम राजस्थानी रीति रिवाज एवं राजस्थानी प्रथाएं। पहला टॉपिक है हमारा राजस्थानी प्रथाएं। राजस्थान में कौन कौन सी कुप्रथाएं थी, और कुछ प्रथाएं ऐसी भी थी जो सही भी थी, लेकिन अधिकतर प्रथाएं कुप्रथाएं थी। उनमें महिलाओं का जीवन अत्यंत ही दयनीय था, दयनीय स्थिति थी महिलाओं की। और आज हम उन कुप्रथाओं के बारे में और जो सही प्रथाएं थी, राजस्थानी प्रथाएं मिक्स में ही हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वाली प्रथा है हमारी नाता प्रथा। सबसे पहली प्रथा है नाता प्रथा। जब कोई स्त्री अपने जीवित पति को छोड़कर किसी दूसरे पति से विवाह कर लेती थी या फिर उसके साथ रहने लग जाती थी तो उसको बोलते हैं नाता प्रथा। जब कोई स्त्री अपनी मर्जी से अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती थी या फिर उसके साथ विवाह कर लेती थी तो उसको बोलते हैं नाता प्रथा। दूसरी प्रथा है हमारी, वो है डावरिया प्रथा। डावरिया प्रथा ऐसी प्रथा है, जब पहले राजा महाराजाओं का काल था तो राजा महाराजा या उनके जो जागीरदार थे वो अपनी कन्याओं के विवाह के अंदर कुछ कंवारी कन्याएं उनको दहेज में देते थे। राजा महाराजाओं के काल में जो राजा महाराजा या जो पूंजीपति लोग थे वो अपनी जो कन्या की शादी होती थी, अपने कन्या के विवाह के अंदर जो कंवारी कन्याएं दहेज के रूप में दी जाती थी उनको डावरिया प्रथा बोलते हैं। और पहले इस प्रथा का बहुत ही प्रचलन था। डावरिया प्रथा को ऐसे बहुत ही विशेष रूप से ध्यान में रखते थे पहले वाले लोग कि उसके विवाह के अंदर इतनी डावरिया आई है, जितनी डावरिया आती थी उतना ही उनका नाम भी होता था। तो अधिक से अधिक, एक से बढ़ के एक, जो ये प्रथा है, एक से बढ़ के एक डावरिया देते थे कि 1000 डावरिया, 500 डावरिया ऐसे। और यह प्रथा अत्यंत ही खराब प्रथा थी। नेक्स्ट हमारी प्रथा है केसरिया करना। केसरिया विशेष रूप से राजपूत योद्धाओं के द्वारा किया जाता था। जब अपनी पराजय की स्थिति हो जाती थी तब राजपूत योद्धाओं के द्वारा केसरिया वस्त्र पहनकर युद्ध में जाना केसरिया कहलाता था। केसरिया के अंतर्गत राजपूत योद्धा मरो या मारो की स्थिति में युद्ध में जाते थे। उनको ये तो सामने वाले की सेना अधिक होती थी, उनको ये तो पता होता था कि अपन इसमें विजय प्राप्त नहीं होंगे, अपने को ये विजय प्राप्त नहीं होगी, तो वह मरो या मारो के विचार लेकर युद्ध में जाते थे और सामने वाले दुश्मन को मारते थे और खुद भी बलिदान अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते थे। यानी कि इसका अर्थ ये हो गया कि जब अपनी सेना कमज़ोर हो तो उसके पास ऑप्शन कुछ भी नहीं होता, तो केसरिया वस्त्र पहनकर वीर अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाते थे लड़ते लड़ते। नेक्स्ट हमारी प्रथा है वो है जोहर। जब राजपूत योद्धाओं को अपनी जीत की आशा कम हो जाती है, वो निराश हो जाते हैं, तब केसरिया बाना पहनकर युद्ध में जाते हैं। तब उनकी महिलाओं के द्वारा, जो वीरांगनाएं हैं, उनके द्वारा अपने दुर्ग में प्रज्वलित अग्निकुंड में अपने सतीत्व की रक्षा के लिए कूदकर आत्मदाह कर लेना जोहर कहलाता है। जब राजपूत योद्धा अपनी जीत के लिए निराश हो जाते हैं, वो ऐसे मानते हैं कि अपनी पराजय निश्चय है, तब उनकी महिलाओं के द्वारा या रानियों के द्वारा जो दुर्ग के अंदर कुंड होता है उसमें अग्नि प्रज्वलित करके उसमें कूद के आत्मदहन कर लेना या आत्मदाह कर लेना ही जोहर कहलाता है। आमतौर पर अपन समझे तो राजपूत स्त्रियों के द्वारा अग्निकुंड में कूदकर अपना बलिदान दे देना या अपने शरीर का आत्मदाह कर लेना ही जोहर कहलाता है। राजस्थान में सती प्रथा का
बहुत ही प्रचलन था। ये विशेष तौर पर राजपूतों में ज़्यादा था ये प्रचलन। सती प्रथा का जो प्रचलन था ये राजपूतों में अधिक देखा गया है। जब राजपूत योद्धा मर जाते थे या उनकी मृत्यु हो जाती थी तब उनकी स्त्रियां उनकी देह पर जिंदा बैठकर जल जाती थी अग्नि में। उनकी जो स्त्रियां थी वो अपने पति की लाश को अपनी गोद में लेके जिंदा जल जाती थी। इसी को बोलते हैं सती होना। और यह काफ़ी राजस्थान में काफ़ी देखने को मिलती थी सती प्रथा, और अधिकतर राजपूत जाति में यह सर्वाधिक प्रचलन में थी। सती प्रथा सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत के द्वारा इसको गैर कानूनी घोषित किया गया। जो सती प्रथा थी उसको सर्वप्रथम राजस्थान में बूंदी रियासत के द्वारा 1822 ईस्वी में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। बाद में राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में अध्यादेश पारित करवाया गया और सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से सती प्रथा पर रोक लगवाई गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया। मोहम्मद तुगलक ऐसा शासक था जिसने सती प्रथा पर अध्यादेश जारी किया था। सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने के लिए जो मोहम्मद तुगलक थे, जिनको सनकी सुल्तान, रक्त पिपासु के नाम से जाने जाते थे, और अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुल्तान यही बने थे। अपने दिल्ली पे जो अधिकारी कर रखे थे विदेशी जातियाँ, उन सब में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। और इन्होंने सर्वप्रथम भारत में सती प्रथा को रोकने का अध्यादेश जारी किया था, और इसमें सबसे पहले अलवर और जयपुर ने रोक लगाई थी। अलवर और जयपुर ने क्रमशः सती प्रथा पर रोक लगाई थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। जब कोई पुरुष, साधु, संत या महात्माओं के द्वारा अपनी मृत्यु के वरण के उद्देश्य के लिए समाधि लेना समाधि प्रथा कहलाती है। वो समाधि के हिसाब से अपनी मृत्यु का वरण करते थे, समाधि लेकर अपनी मृत्यु का वरण करते थे। और समाधि दो प्रकार से ली जाती थी, एक तो जल में और एक स्थल में। यानी एक तो जल में बैठकर समाधि लेते थे, एक मिट्टी के अंदर बैठकर गड्ढा बना के उसके अंदर समा जाते थे, अपनी ऐसे गर्दन बाहर रख के ऐसे समाधि लेते थे, और वो अपनी मृत्यु का वरण का उद्देश्य रखते थे। उसको बोलते हैं समाधि प्रथा। नेक्स्ट प्रथा है हमारी, वो है कन्यावध। कन्यावध प्रथा 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा गैर कानूनी घोषित की गई थी। जो कन्याओं का वध करने की प्रथा थी, और आज भी यह प्रथा चल रही है। कन्या भ्रूण हत्या के हिसाब से जो कन्याओं को अपने गर्भ में ही लिंग जांच करवाकर, लिंग परीक्षण करवाकर मार देते हैं। पॉलिटिकल एजेंट विल क्विंसन के प्रयासों से कन्या भ्रूण हत्या रोक के लिए 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा इसको गैर कानूनी घोषित किया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में कोटा और 1834 ईस्वी में बूंदी ने यह कानून स्टार्ट किया, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई, इसको गैर कानूनी घोषित किया। नेक्स्ट हमारा जो प्रथा है वो है त्याग प्रथा। त्याग प्रथा 1841 ईस्वी में जोधपुर रियासत ने इस प्रथा पर सीमित करने के लिए प्रयास किया। त्याग प्रथा को सीमित करने के प्रयास सर्वप्रथम जोधपुर रियासत ने किया था। नेक्स्ट हमारी प्रथा है वो है डाकन प्रथा। सर्वप्रथम अप्रैल 1853 ईस्वी में मेवाड़ में कमांडेड जेसी बुर्क के द्वारा खेरवाड़ा उदयपुर में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, या इस प्रथा का विरोध किया, इस पे प्रतिबंध लगाया, इसको गैर कानूनी घोषित किया। डाकन प्रथा को खेरवाड़ा उदयपुर में कमांडेड जेसी बुर्क के द्वारा। और मेवाड़ के तात्कालिक राजा थे, उस समय के जो मेवाड़ के राजा थे वो थे स्वरूप सिंह के काल में कमांडेड जेसी बुर्क के द्वारा अप्रैल 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया खेरवाड़ा उदयपुर में। नेक्स्ट हमारी प्रथा है वो है बाल विवाह। अजमेर के श्री हरि विलास शारदा के द्वारा
बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1829 ईस्वी में पारित किया गया और इसको शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। अजमेर के हरिविलास शारदा के द्वारा बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया 1829 ईस्वी में और इसको शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। 2006 ईस्वी में शारदा एक्ट को बदलकर वर्तमान में बाल विवाह निषेध अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के नाम से इसको जाना जाता है। पहले शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था। शारदा एक्ट किसने प्रस्तुत किया था या प्रस्तावित किया था? शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? और वो थे अजमेर के हरविलास शारदा। अजमेर के हरविलास शारदा ने सर्वप्रथम बाल विवाह निरोधक अधिनियम लाए थे। शारदा एक्ट के नाम से उसको जाना जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।